नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में खत्म हुई। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबिंब है। आरजेडी ने इंडिया का फुल फॉर्म बताया इंडिया, यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। आरजेडी ने इसके साथ लिखा, अब पीएम मोदी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। वहीं टीएमसी सांसद ने भी ट्वीट किया, चक दे इंडिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा, इंडिया जीतेगी। इधर थोड़ी देर बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक भी शुरू हुई और इसके साथ ही देखिए नेताओं का पहुंचना जो है वहां पर लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक और विपक्ष पर जमकर निशाना इससे पहले ही पीएम मोदी ने साथ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं। 2024 के लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। हर कोई अपनी अपनी चाल चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कौन किसको देगा 2024 के चुनाव में धोबी पछाड़, ये तय करेंगे नतीजे। लेकिन उससे पहले जद्दोजहद हर दल की ओर से जारी है। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गुलरेज शेख रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी, परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ में रहेंगे जो कि ताजा तस्वीरें हमको दिखाएंगे। देखिए अस्मित रहेंगे बिहार से और हमारे साथ में अदिति रहेंगी जो कि दिल्ली में इस वक्त, क्योंकि एनडीए की बैठक और एनडीए की बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी अदिति हमको देंगी। तो आप समझ सकते हैं इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या 2024 की रणनीति में सब कामयाब होने वाले हैं, और अगर सब कामयाब होंगे तो फिर सरकार कौन बनाने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया साफ तौर पर कि जो जो मतभेद थे राज्य के उनको हमने किनारे कर दिया। लेकिन अगर किनारे कर दिया तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर बचता क्या है, किस तरह से सब चीजें आगे होने वाली हैं। और पहले बीजेपी का रुख करते हुए गुलरेज शेख साहब, 2024 के लिए विपक्ष भी मजबूती के साथ उतरने को तैयार है इस बार। इंडिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो इंडिया कहने से भी हो सकता है आपको तकलीफ हो, क्योंकि इंडिया में तो अलायंस की बात होगी अब। देखिए पूजा, पहली बात तो नाम बदलने से का चरित्र और आपके काम नहीं बदलते। जहां तक यूपीए की बात है, इतना डिस्क्रेडिट हो चुका था, इतना डिस्क्रेडिट हो चुका था कि अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक नए नाम के साथ आ रहे हैं। नाम कितना भी अच्छा रख दो, इंडिया बहुत अच्छा नाम है, हमको भी प्रिय नाम है और हमारे दिल बसता है इंडिया नाम के साथ। लेकिन अगर आपके काम ही गलत हो और आप
साधु के वेश में रावण बनकर आओ तो फिर आपको कौन पसंद करेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स को साइड में रखकर थोड़ा सेफोलॉजी के हिसाब से भी बात करूं तो आप मैथमेटिकली देखें तो कांग्रेस का और इस अलायंस की यूं ही हवा निकली हुई है, क्योंकि 224 सीटें पिछले 2019 में ऐसी थी जिसमें बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट गार्नर किए थे और 190 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां सीधे सीधे फाइट होती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब आप बताइए कि ये जो जितने भी ये दल मिले हैं 20, 22, 26 जो भी बोलते हैं आप, तो इनको क्या लाभ मिलेगा? कांग्रेस को ये क्या लाभ दिला सकते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ये क्या लाभ दिला सकते हैं? पर ये तो 37 बनाम 63 की बात कर रहे हैं ना। ये तो कह रहे हैं कि साहब आपके पास तो 37% वोट है, हम सबका कुल मिलाकर वोट परसेंटेज 63% रहा और अभी 63% लोग साथ आ रहे हैं मिलकर। देखिए, जहां तक मैथमेटिक्स होता है ना चुनाव का, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में इसमें इस प्रकार से नहीं होता। आप नंबर ऑफ सीट देखिए जो बीजेपी ने, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ 224 का आंकड़ा ऐसा है, 224 सीटें ऐसी है जहां 51% से ज्यादा मत है भारतीय जनता पार्टी के। ये बात सही है, तमिलनाडु में हमारे बहुत कम है, हमारे केरल में बहुत कम है, हमारे पौंडीचेरी में इतने ज्यादा वोट्स नहीं है। तो लेकिन जहां पर है और वहां पर 192 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिससे सीधे सीधे कांग्रेस से ही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है और वहां पर हमारा 92% का तो इस बार तो सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी नहीं होगा ना, इस बार तो एनडीए वर्सेस इंडिया की बात हो रही है ना सैयद जवाद। तो ये एनडीए जिसको आप टक्कर देने की बात कर रहे हैं, इस वाले इंडिया में जी हमारे भारत यानी हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया में तो बहुत दम है, लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी के लोगों ने मिलकर इंडिया बनाया इसमें कितना दम है? ये कह रहे हैं कि नाम से क्या आप साधु के वेश में रावण बन के आ जाइए। नहीं, देखिए क्या है, वो हताशा तो साफ नजर आ रही है और एक तरफ बुलाए गए लोग हैं और एक तरफ लाए गए लोग हैं। आप देखिए लाए गए लोगों में कई जगह पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका डर होता है तो वो स्वाभाविक है। जिस तरीके से कल हमने देखा ओपी राजभर साहब जो हैं वो 2022 के चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर रोज़ पानी पी पी करके कोसते थे, रोज़ जो है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को रोज़ जो है वो कोसते थे पानी पी पी करके। आज पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन के अंदर नया वॉशिंग पाउडर भी आया हुआ सुना मार्केट के अंदर, वो डालते हैं और वॉशिंग मशीन में डाल करके चुल जाते हैं। वो चक्की पीसिंग और पीसिंग हो रहा था महाराष्ट्र में। अब चक्की के अंदर से आटा कौन सा निकल के आ रहा है ये पता नहीं, कौन सी चक्की का आटा खाया है कि सारे दाग, सारे धब्बे जो हैं वो धुल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो साफ जाहिर है किस तरीके की इस वक्त परेशानी है। देखिए जो वोट बैंक है, आइडियोलॉजिकल जो वोट बैंक देखा जा रहा है, जो मैं समझ पाया, इस देश के अंदर 4-5 आइडियोलॉजिकल वोट है। एक तरफ समाजवादी पार्टियों का अपना एक कुनबा है, एक वोट बैंक है, एक जनता दल का अपना वोट बैंक है, एक कांग्रेस का है और नो डाउट एक भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक है जो उनका कैडर सिस्टम है। और हर किसी का आइडियोलॉजिकली अगर ये वोट बैंक देखा जाए, जिस तरीके से अगर देखें आप जाकर के शरद पवार का, वो भी एक तरीके से जो है कांग्रेस की माइंडसेट का वोट बैंक है। मुझे तो ये बताइए जो कांग्रेस का, आप कांग्रेस के अगर कैडर की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात करती हूँ जी। देखिए पीएम मोदी एनडीए की बैठक में पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। देखिए आपको जीतन राम मांझी भी नजर आएंगे और वहां पर आपको एकनाथ शिंदे भी नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्वागत में विपक्षी पार्टी के नेता खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी उनके द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। एनडीए की बैठक अब शुरू होने जा रही है, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। तो देखिए जो बड़े दल हैं जो इस बार एनडीए में साथ आए हैं, वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद में अब देखिए कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ जब विपक्षी एकजुटता की जो बैठक बेंगलुरु में हो रही थी वो समाप्त हो चुकी है और वहां पर उसको रैप अप कर दिया गया। दूसरी तरफ एनडीए की बैठक का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तमाम नेता वहां पर जुट चुके हैं और पीएम मोदी का आगमन भी हो चुका है। तो ये तस्वीरें दिल्ली से भी आप लगातार देख रहे हैं। अशोका होटल में दरअसल ये बैठक बुलाई गई है जिसके अंदर अब तैयारी होगी 2024 की। एक तरफ 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और एनडीए के कुनबे को बढ़ाते हुए दावा किया जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। पीएम मोदी ने सुबह ही हमला बोला। आप चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। मैं दिल्ली का एग्जांपल आपके साथ जवाब साहब रख रही थी और मैंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस का कैडर है और एक तरफ आम आदमी का कैडर और एक तरफ बीजेपी का कैडर है। आप साथ में आ जाएं, लेकिन क्या ये कांग्रेस वाला कैडर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा क्या? 2014 से पहले की अगर
देखेंगे, आप भी देखें, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने आने नहीं दिया। उन्होंने विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना। 14-19 की बात छोड़ी ना, आज की बात कर रहे हैं। आज की बात छोड़ो, देखो, कल की बात पुरानी। मैं आइडियोलॉजिकल जो वोट बैंक है उसकी बात कर रहा हूँ। एक तरफ सेकुलर वोट बैंक है जो बहुत ज्यादा मजबूत है, 63-64% वोट बैंक है, और सारी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कैडर की बात करो। बीजेपी का कैडर अपना हिलने नहीं वाला, आम आदमी पार्टी का कैडर हिलने नहीं वाला। आप खुद इस बात करते हैं कि हम, सबका अरे अपना कैडर है। नीतीश कुमार किसका कैडर? चलिए ये बताइए, नीतीश कुमार तो ठीक है, चलिए ये बताइए कि कौन किस, क्या आम आदमी पार्टी का अपना कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा क्या? जल्दी से मुझे नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेगा, और लड़ रहा है, लड़ तो भारतीय जनता पार्टी से रहा है ना। अच्छा, लड़ तो संविधान बचाने की लड़ाई है। अभी करा ना, अध्यादेश को सपोर्ट करा कांग्रेस ने, कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर ना कार्यकर्ता, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहेंगे जो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने सरकारें तोड़ करके बनाई। जी, पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। गुड इवनिंग मैं फैलो पंडित। देखिए ऐसा है कि आपने एक पिक्चर देखी हो, गैंग ऑफ वासेपुर। तो ये जो वहाँ पे बेंगलोर में गैंग जो गई है वो गैंग ऑफ करप्शन वाली है, गैंग ऑफ करप्ट है वहाँ पे जितने भी हैं, जो अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपनी राजनीति, खोई हुई राजनीति को पाना चाहते हैं, खोई जमीन को पाना चाहते हैं। अभी मैं सुन रहा था, आपने बोला कि उनके पास 63% वोट है। भैया 37.7% बीजेपी को मिला था, 19.5% मिला था कांग्रेस को। उसके बाद 2.5, 1.5 सब मिलाकर के 34 में खत्म हो जाते हैं। यानी टोटल जो वोट पड़े थे 68% पड़े थे, और 63 पता नहीं कहाँ से अपने आप में जोड़ लेते हैं। अब ये बात आती है मुख्य मुद्दे पे, ये दो पार्टियां मिलकर लड़ेंगी कि दिल्ली में नहीं लड़ेंगी? अरे यहाँ दो प्रवक्ता बैठे हुए, कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं, एक आम आदमी के साहब बैठे हुए हैं। कहीं यहीं पे ये एक हो जाए, बहुत बड़ी बात है। आप ये बता दीजिए कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, पता नहीं है। ना नेता है, ना नीयत है, ना ही उनका स्ट्रेटेजी है, ना प्लानिंग है। सब पे बातें चल रही हैं, सिर्फ ये फोटो सेशन हो रहा है। बढ़िया एक कॉर्पोरेट में कल्चर आता है, आपको पता होगा पूजा जी, कॉर्पोरेट में ऑफ साइड लोग जाते हैं। ठीक है, नेता भी आजकल नया ट्रेंड सीखे, ऑफ साइड जाके के 2 दिन का कॉकटेल हो रहा है, कॉकटेल के बाद जाके डिनर करेंगे, डिनर के बाद अपने क्षेत्र को वापस आएंगे, टाटा फिस। ये बताइए कि सीपीआईएम का सुबह जो येचुरी जी ने स्टेटमेंट दिया, क्या वो टीएमसी के साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस बंगाल में टीएमसी के साथ मिलकर लड़ेगी या टीएमसी के विरुद्ध लड़ेगी? ये पता नहीं है, कहीं पे कुछ पता नहीं है। सिगुफा चल रहा पूरे देश में, विपक्षी एकता, विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। अरे भैया अपना नेता तो बता दो, नेता बता दो तो समझ में आ जाए। ना एजेंडा है ना नेता है, फिर भी झंडा आगे लेके चले पड़े हो। यही समझ नहीं आ रहा है कि इनका झंडा कौन सा और नेता कौन सा है। नेता भी निकलेगा, झंडा भी निकलेगा, एजेंडा भी निकलेगा। हिंदुस्तान का नाम है, और 2024 के बाद बहुत कुछ निकलेगा लोगों का। मैं इनको गीदड़ बोलता हूँ, भ्रष्टाचारी बोलता हूँ। तो इससे पहले वाले आपकी वो चिट्ठी पीसी भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, वो जो है दूध का दूल्हा हो जाएगा। नाम रखने से क्या सारे चोर ईमानदार हो जाएंगे? अरे सब जनता सारी पर एक सेकंड, पर फिर एक बात बताइए, अगर विपक्षी एकजुटता का ना झंडा है ना बंदा है, ऐसा कुछ है, तो फिर एनडीए अपने कुनबा बढ़ाने पर क्यों फोकस करने लगे? अगर ये विपक्षी एकजुटता कुछ है ही नहीं, तो बीजेपी ने, अच्छा ये बात तो आप मानते हैं ना कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया 19 में। विपक्ष के पास अब आते हैं एनडीए के पास। देखिए एनडीए जो है, और भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ का एजेंडा है आगे। अच्छा ये बताओ, 37.7% वोट मिलकर के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता हैं। चेहरा आपके सामने है, आप दूसरा चेहरा ले आओ। जब्बात भाई, आप जब्बात ला रहे। अब देखिए एनडीए अपना कुनबा नहीं बढ़ा रही है, एनडीए अपने लोगों से शिष्टाचार मीटिंग कर रही है और स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना रही है। उसमें क्या है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बैठती। कैसे आपका काम चलेगा? आपने अरविंद केजरीवाल को किसी के साथ नहीं बैठ सकते, ना कांग्रेस के साथ बैठ सकते। आज अरविंद केजरीवाल को आप भी अध्यादेश पे कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है। दिल्ली का केजरीवाल, आप परेशान मत होइए, वो परेशानी कांग्रेस का हरम ये हो गया है। सेठी साहब एक सेकंड, सेठी साहब अब सवाल ये है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन चलती रहेंगी तो फिर जनता के हितों की बात कहाँ होगी? अगर आप जनता के विषयों से ज्यादा तो ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल की बात करते हैं, तो जनता आप पर कैसे भरोसा करे? और ये विपक्षी एकजुटता करके या ये बैठ के आज मुंबई बुला लो, कल बेंगलुरु बुला ली, अब हिमाचल में कर लेना, फिर कहीं और कर लेना, ये अलग अलग बैठकों से क्या होगा? कैडर बेस जब तक पार्टी को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक कैडर को अपने मजबूत नहीं करेंगे। बीजेपी की तो खासियत है, ये बात तो आप जानते हैं ना। कैडर लाएंगे कहां से? कैडर है ही नहीं ना मैडम पूजा। देखिए आप मेरे से प्रश्न करा गया है। गुलरेज साहब एक सेकंड, गुलरेज शेख साहब एक सेकंड, सेठी साहब शेख साहब एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ सेठी साहब। हाँ, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता नहीं है, विपक्ष की चिंता है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर उनकी घबराहट और बौखलाहट साफ झलक रही है।
कि ये विपक्षी नेता खड़े हुए हैं, ये करप्शन है, ये वो है, इस तरह की स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर एक आंदोलन है, एक क्रांति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने एक मैंडेट दिया और उनको सरकार दी, उन्होंने उसका मिसयूज करा। आपने ना महंगाई के ऊपर आपने कंट्रोल करा, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, और गरीब आदमी, चाहे गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, जवान है, चाहे खिलाड़ी हैं, अगर उनके ऊपर कोई जाति होती है, आपके एक पॉलिटिशियन को बचाने के लिए उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जब ये डेमोक्रेसी की हत्या होती है और जब इतना घान होता है कि एक गरीब और मजदूर के साथ अन्याय होता है और अपने अमीर मित्रों को ज्यादा नहीं, ये बताइए व्यापार दिया मान्यवर, जाता ये है, बताइए इसलिए कि कहां पे डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है? अगर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही होती तो आप टीवी में बैठ के ये प्रवचन ना दे रहे होते और आपकी इतनी हिम्मत ना होती टीवी पे आके डिबेट करने की। आप महंगाई पे बात करते हैं, महंगाई में कौन से आंकड़े पे? सिलेंडर पे बात करेंगे, पेट्रोल पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे। अरे आप बताओ किस सब्जेक्ट पे बात करोगे? अरे बोला ना, मैं पहले ही अपने साइड में बोला, न झंडा है न डंडा है, उसके बाद भी एक ताकत तुम लोगों ने नाटक बनाया पड़े हो, करप्ट पार्टियों का गैंग बना हुआ है। सेठी साहब, एक सवाल का जवाब मैं चाह रही हूँ, एक सवाल का जवाब। नहीं, इनको बोले बीच में मत बोले। संजय राणा, एक सेकंड, एक एक करके सब बात कीजिए ना। सेठी साहब, सवाल ये है, मेरा सवाल सैयद जवाब से भी यही था, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि जब अलग अलग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, टीएमसी की बात करें, कांग्रेस वहां पर लेफ्ट के साथ है और वहीं पर ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही हैं। सीताराम येचुरी का जिक्र किया संजय राणा ने। इसी तरीके से अब आप यहां पर दिल्ली में बात करते हैं तो आज आम आदमी पार्टी को देखा, कल आम आदमी पार्टी को देखा, उससे पिछली बार भी आम आदमी पार्टी को देखा। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है आम आदमी पार्टी। कंडीशन अप्लाई, ये कंडीशन अप्लाई चलेगा तो कैसे काम चलेगा? मैडम, ये लड़ाई है सच्चाई, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय। तो फिर इसमें कंडीशन अप्लाई क्यों? उसके खिलाफ एक आंदोलन। तो क्या इसमें कंडीशन अप्लाई सही है? अरे मुझे बोलने दीजिए। मेरा सवाल तो सुनिए ना, आप अलग बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ तो उसमें देखिए लिमिटेड, सेठी साहब सुनिए, लिमिटेड टाइम होता है। मैं चाहती हूँ जो सवाल पूछ रही हूँ, इसके अलावा तो सारी बातें करने के लिए आपके पास जनता होती है, पर अभी जो मैं सवाल पूछ रही हूँ मैं चाहूंगी कि उसका जवाब दें। अगर कंडीशन अप्लाई चलता रहेगा तो फिर जनता के हितों की बात कहां कर रहे हैं? फिर तो अपने हित की बात हुई ना। हितों की बात अब आपने पहले भी सवाल करा, दूसरा सवाल करा, उसका मैं वही जवाब दे रहा हूं कि एक जो पार्टीज हैं वो देशभक्त पार्टी है, उनकी नीयत मैटर करती है कि उनकी नीयत क्या है। ये अली बाबा 40 चोर इकट्ठे हो गए हैं जिन्होंने देश को लूट लिया है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एक लड़की के 35 टुकड़े होते हैं, एक लड़की को 16 चाकू मारे जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, उसका जो आरोपी है उसको आज तक फांसी नहीं होती। आपके पास है क्या? मतलब सेठी साहब, आप ही कानून बन जाओ, आप ही जज बन जाओ, आप ही वकील बन जाओ और सबका न्याय आप ही कर दो। अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको साथ न्याय संगत काम किया जाएगा। आप टीवी में डिबेट में बैठ के वकील बन जाओगे या जज बन जाओगे। और थानेश्वर हरियाणा से हमारे साथ में इस वक्त हैं। मैं आप लोगों के पास वापस लौट रही हूं, एक सेकंड। सैयद तजमुल, लोग आपके साथ में हैं क्योंकि ये जनता की आवाज की बात हो रही है। काटा जाएगा। ये दोनों इंडिया वर्सेस इंडिया, इसको लेकर लोगों की क्या रिएक्शन है? जल्दी से क्विक रिएक्शन। सैयद तजमुल, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? थानेश्वर, क्विक रिएक्शन लोगों का, ये एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर जी पहुंच रही है। हाँ बताइए, जल्दी से रिएक्शन लीजिएगा लोगों का। ये जो बेंगलोर का गठबंधन है, उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जो गठबंधन हुआ बेंगलोर में और हमारी जो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी, उनका बहुत अच्छे से उनका इस्तकबाल वहाँ पे हुआ, तो ये एक दुनिया के लिए और हमारे खासकर कश्मीरी वैली के लिए एक बहुत अच्छी मैसेज। और देखिए साथ ही तस्वीरें भी देख लीजिए, आप लोगों के पास वापस लौटी तस्वीरें देख लीजिए। ये एनडीए की बैठक में विपक्षी एकजुटता आपने देखी, और अब सत्ता पक्ष के साथ में कौन कौन से वो दल हैं, ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त देखिए। यहां पर आपको प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं और ये देखिए चिराग पासवान, और ये दुलार पीएम मोदी का उन पर। चिराग पासवान ने भी बैठक के बाद डिक्लेयर किया कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री का खूब दुलार उनको मिल रहा है। मैं आती हूं, मैं आप सभी लोगों के पास वापस लौटूंगी। जरा एक बार तस्वीरें दिखाते हैं एनडीए की बैठक का भी देखिए आगाज पीएम मोदी के साथ में, वो तमाम नेता नजर आ रहे हैं इस वक्त।
एकनाथ शिंदे भी पहुंचे स्वागत करने के लिए। वहां पर आपने जीतन राम मांझी को भी देखा। तो ये देखिए संजय निषाद भी आपको वहां पर नजर। संजय निषाद तो खैर पहले से ही एनडीए में हैं और जो दल इस बार आए हैं वो भी आप देख रहे हैं। पर मेरी नजरें अच्छा ओपी राजभर को ढूंढ रही थी, वो नजर आ गए मुझे पीछे ओपी राजभर। हाँ, तो ओपी राजभर मुझे नजर आ गए, मेरी निगाहें उन पर भी टिकी थी भाई। खासतौर पर ओपी राजभर पहुंचे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए वो प्रयास करते नजर आएंगे। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं फिलहाल। ये तस्वीरें दिल्ली से हैं। अशोका होटल में ये बैठक का आयोजन किया गया है। ये एनडीए कुनबे की बैठक अब हो रही है। नए दल भी इसमें, हाल ही में 4 नए दल और शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, एक आपने विपक्षी एकजुटता की तस्वीरें बेंगलुरु में देखी और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल दिल्ली से, जहां पर एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के भी जो प्रयास किए गए हैं वो परवान चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उन नेताओं की तस्वीरें जो दिल्ली में पहुंचे हैं, एक एक करके जिस पर नजर पड़ रही है उनका जिक्र फिलहाल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। नेता पहुंच चुके हैं पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक। और देखिए जब पीएम मोदी का स्वागत हुआ, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे आपको नजर आएंगे। तो यहाँ देखिए स्वागत करते हुए, और अभी जीतन राम मांझी ने देखिए हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी की खूब जमकर तारीफ करना भी शुरू किया, उसके बाद साथ आ गए एनडीए के साथ में, वो भी जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर बड़ी बात यह है, देखिए जहां तक आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपने देखा, मुझे अजीत पवार अभी तक नजर नहीं आए। अब शायद अदिति वहां पर हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि क्या वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और चलिए चर्चा की फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। और क्या सैयद जवाद जी, मैं ये कह रहा था, ये चिराग पासवान साहब वही हैं जो कहते थे कि मैं जो हूँ हनुमान हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं वो राम का रूप हैं, और फिर उन्हीं की पार्टी तोड़ करके उन्हीं के चचा को जो है मिनिस्टर बना दिया गया और उनको छोड़ दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। और अभी देखिए एकनाथ शिंदे साहब जो हैं, उनका अपना भी वोट बैंक नहीं है। वो तो पार्टी किस तरीके से तोड़ी गई, किस तरीके से लाई गई। अभी अगर आप जाकर देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर एनसीएमसी की जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ में कुछ लोग नहीं, अभी भी तो चुनाव करा लेते, निकाय चुनाव करवा ले, अभी असलियत पता चल जाएगी। पूजा, अगर महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर डबल डिजिट क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है। जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, बेइंतहा नाराजगी महाराष्ट्र के अंदर, कितना क्रॉस कर जाएगी, मतलब अंदाजन पूछ रही हूँ। ये विपक्षी एकजुटता जब चुनाव लड़ेगी 550, अभी सुनिए 550 क्रॉस कर जाएगी। बेवकूफी वाली बात है। 550 क्रॉस कर अभी जाएगी। तो राहुल 2% वोट मिलने वाली पार्टी के पास आ रही हूँ। अखिलेश यादव, राहुल गांधी चाहे जिनको भारत 0.1% वोट मिलने वाली पार्टी आप आदमी पार्टी हो, ये देश चला रहे हैं। सुनिए, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा का आपने असर देखा है, किस तरीके से कर्नाटक गया है हाथ पूजा, मैं कुछ कह और सकता उसके हूं? बाद मध्य शेख प्रदेश, साहब बोलिए, राजस्थान, एक सेकंड। छत्तीसगढ़, और अभी 2.0 बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं शेख साहब, बोलिए बोलिए शेख किस साहब। तरीके से क्या कैसी चीखें निकलेंगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और अलायंस की। जब दूसरे बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा आप कर्टसी के साथ सुने। अभी सज्जन कह रहे थे कि महाराष्ट्र में हमारे साथ ये होगा वो होगा, इस प्रकार की कई चीजें हमने सुनी थी। उत्तर प्रदेश में जब बुआ और बबुआ मिले थे, वो कहा था कि आप साफ हो जाओगे, बल्कि हुआ क्या कि जनता ने हमको स्नेह दिया। और आप ये बताइए कि आज मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि 400 प्लस पर हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितने भी दल इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस के साये में, वो सब के सब एक वो करप्शन वाले कहाँ गए? अजीत पवार, उस पे बोला नहीं जाता है साहब। करप्शन के ऊपर तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि करप्शन हुआ है, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाले पे 2 अल्फाज भी बोले जाते हैं, वहां पर भी तो बोल लीजिए। आपको अपनी पार्टी पर बात कीजिए ना, अभी तो सुन तो लीजिए ना, शेख साहब को सुन तो लीजिए ना जवाब साहब। बदलना पड़ा क्योंकि आपके साथ जैसे ही यूपीए का और कांग्रेस का नाम चिपकता है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार चिपकता है, आपके ऊपर वंशवाद चिपकता है, आपके ऊपर गद्दारी चिपकती है। और अभी मध्य प्रदेश की कोई बात कर रहा था भाई साहब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर कमलनाथ। विकीलीक्स साफ साफ कहता है कि कमलनाथ अमेरिका, अरे मैं सुन तो लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके जवाब साहब, जरा सुन तो लूं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल जाएंगे मुझे पता नहीं चलेगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के लीक किए, चाइना की मदद करते रहे, अरे भाई साहब आप मुझे बताइए, किसी को भी तकलीफ नहीं हो रही क्या कि चीन के चरण चुंबन करने वाली पार्टी अपने आप का नाम इंडिया दे रही है आज? तो क्या वो इंडिया के हिस्सा नहीं है क्या? वो नागरिक नहीं है क्या भारत के? नहीं, मतलब इस तरह की बात करना बिल्कुल ये क्या है, है? सही बोला आपने, वो नागरिक है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट नेताओं का अगर गैंग बना करके देश के नाम पे अपने अडानी के रखते मुद्दे हैं आज तक तो जवाब भैया नहीं दे करना पाए चाहिए। और सदन में फिर उठाएंगे अडानी का मुद्दा, जोरदार तरीके से उठाएंगे। यही राहुल गांधी तो सवाल कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये 20,000 करोड़ का जवाब देता नहीं बनेगा। सैयद जवाब
आज की बैठक की कोई जानकारी है कि विपक्षी एकजुटता में किन किन विषयों पर हुआ है कि भाई सरकार के खिलाफ हम इन मुद्दों पर एक साथ आवाज बुलंद करने वाले हैं? वो आप कौन देखिए, कौन से विषय अब हैं? मैं आपको बता दूं 20,000 करोड़ किसके हैं। सवाल आज भी खड़ा हुआ है अडानी के मुद्दे के ऊपर। जेपीसी सदन के अंदर क्यों नहीं बनाई जा रही है, क्यों जेपीसी के गठन से भागा जा रहा, आज भी वही सवाल हुआ है जिसके ऊपर सदन नहीं अध्यादेश के ऊपर सपोर्ट करा जाएगा। जो आम आदमी पार्टी ना 20,000 करोड़ का तो सवाल ऐसा है ना साहब, अगर उसकी एवज में जैसे 40 सरकार का सवाल है एक सेकंड सही है करोड़ का सवाल उसकी आज भी एवज में खड़ा हुआ अगर है। अपने कांग्रेस के नेता नाराज भी हो जाएं तो हो जाएं भैया, लेकिन हम तो अरविंद केजरीवाल को नाराज नहीं होने देंगे। क्या आप सही है जवाब साहब? क्या क्या कह रहे हैं? अगर यहाँ हम अरविंद केजरीवाल को नाराज नहीं होने देंगे, इसके एवज में हमारे खुद के नेता नाराज हो जाएं तो हो जाए। नहीं देखिए, संविधान बचाने के लिए कुछ भी कांग्रेस को आपको पता हमेशा देश हित में आगे आती है। हमारे कोई बात नहीं, कई जगह पे जो है मतभेद रहे हैं, लेकिन इस वक्त देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करा जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बोलना चाहता हूँ, दूसरों की जड़ों को काटने के लिए अपनी जड़ें काटने की तरफ तो नहीं चल पड़ी कांग्रेस। मेरे ध्यान से बात सुनिएगा, मैं क्या पूछ रही हूँ, मेरे ध्यान से बात सुनिएगा। दूसरों की जड़ों को काटने के लिए, उखाड़ के फेंकने के लिए अपनी जड़ों को ही काटने चले हैं, ऐसा तो नहीं कर रही कांग्रेस? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो काट दिया ना। जहां जहां पर आम आदमी पार्टी है वहां पर उसके पास वोट बैंक कांग्रेस का है। पूजा 10 सेकंड दे दिए। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ महबूबा मुफ्ती के साथ, उनकी जड़ें काट दी। उसके बाद 25 साल पुराना अलायंस था महाराष्ट्र के अंदर, उनकी जड़ें काट दी। उसके बाद चिराग पासवान के साथ क्या करा, वो आज भी गए हुए हैं, पता नहीं किस लिए गए, उनकी जड़ें काट दी। नीतीश कुमार के साथ थे, उनकी जड़ें काट दी। अकाली दल के साथ थे, उनकी जड़ें काट दी। पूरा नहीं, अकाली दल के साथ थे, त्याग करने जा रहे हैं, त्याग। ये थोड़ी ना चलेगा, मतलब ये अलग गजब ही नीति है। आपके साथ आते दल बैठे थे तो सही है, हमारे साथ संजय राणा एक सेकंड ये बताइए 15 साल माइनस कर लीजिए 75 साल में, तो तकरीबन 60 साल आपका राज रहा। 51 से जनसंघ बना हुआ है, 80 से भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी के डंडे क्यों नहीं चलते हैं, वो टूटते हैं कि नहीं, ये बताइए। नंबर 1। नंबर 2, आप ही के लोग 10 साल मोदी जी के पीछे पड़े रहे, 8-8 घंटे इन्वेस्टिगेशन किया है, क्यों नहीं जेल के अंदर डाल पाए? क्योंकि यहाँ पे कानून का राज है, ईडी और सीबीआई का राज नहीं है। जो गलत है वो गलत है, वो गलत माना जाएगा, उसको स्वीकार कर लीजिए। अजीत पवार गलत थे, अजीत पवार अरे फिर कोई बात है। हेमंता विश्व शर्मा कौन सी पार्टी के थे? हेमंता विश्व शर्मा के बारे में आपको पता नहीं है, पूछो। लीडर पैदा करें। सुनिए एक सेकंड, मैं तो फिर एक बात कहती हूँ, एक सेकंड, अगर एक सेकंड, जो अपनी विचारधारा को छोड़कर जा रहा है, जो अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब उसकी रगों में अपनी पार्टी के लिए प्यार नहीं। या तो फिर राजनीति के अंदर अपनी पार्टी से प्यार नहीं होता, अपने स्वार्थ से प्यार होता है। अपना स्वार्थ जहाँ उस तरफ निकल लो। बच्चा नहीं हो रहा, उसके लिए मोदी जिम्मेवार है। अरे जिसको पार्टी छोड़ के आना है, जिसको किसी को पकड़ के लाना है मोदी जी। टीम हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं क्या? एक बार मेरे जो काफी देर से सहयोगी खड़े हुए, थानेश्वर का रुख कर लेते। थानेश्वर, हरियाणा में भी आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जेजेपी को भी यहां पर न्योता मिला, जेजेपी के भी लोग पहुंच रहे हैं बैठक में। लोग एनडीए को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं इंडिया को लेकर? देखिए, हम इस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं। युवा सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं किसी भी चीज को लेकर। हमारे साथ कुछ युवा आइए, सीधा उनसे ही बात कर लेते हैं। आज विपक्ष ने भी बैठक की है और एनडीए ने भी बैठक की, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जैसे कि देश का माहौल बना हुआ है, अभी यूपीए और एनडीए दोनों का भी टकराव चल रहा है, और अब देखते हैं भी कितने संगठन यूपीए के साथ जाते हैं और कितने घटक दल जो एनडीए का साथ देते हैं। लास्ट काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं भी एनडीए के खिलाफ भी जो देश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, यूपी में सम्मिलित हो रही हैं। अब देखते हैं इसका भी रिजल्ट क्या बनेगा। हम तो यही चाहते हैं भी परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है, एक बार परिवर्तन आना जरूरी है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि परिवर्तन आना जरूरी है, आप भी युवा हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम भी यही कहेंगे, जो सी मर्जी पार्टी है, बस जो युवा है
उसमें सबसे पहले बेरोजगार है। अभी जैसे बीजेपी पार्टी ने बेरोजगार ज़्यादा कर रखा है, रोजगार मिले, सबसे ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो तभी युवा आगे जाएगा। नहीं तो देख लो हमारे जैसे युवा कहते हैं जो हमने कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, तो ये नहीं होना चाहिए ना हमारे इंडिया में। आपका क्या कहना है? जैसे इन्होंने कहा बेरोजगारी मुद्दा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बेरोजगारी का तो ऐसे है कि सरकारें बड़े बड़े वादे तो कर देती हैं, हम युवाओं के लिए ये करेंगे, उनको अपने फ़ायदे के लिए रैली वगैरह में यूज़ कर लेंगे, लेकिन बाद में उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे वो एक युवा नेता हैं, अगर वो उनकी पार्टी सरकार बनाती हैं तो हमें ये लगता है कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नई पॉलिसीज जो हैं आ जाएंगी, जो अब मौजूदा सरकार है जो उन पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जैसे विश्व के मानचित्र पर भारत का एक अलग तरीके से नाम चमकाया है, आपको क्या लगता है कि वो काफी नहीं है? सर आप ये देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी किसी ट्रक ड्राइवर के साथ जाएंगे तो वो कहेंगे हाँ देखो देखो देश का प्रधानमंत्री जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जा रहा है, किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है। अगर यही काम अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि इसको तो अकल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही पैदल ही लोगों में घूमी जा रहा है। ये दरअसल एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, एनडीए का वर्चस्व आएगा या जो आज विपक्ष इकट्ठा हुआ है वो उसका होगा? देखो कोशिश तो यही रहेगी कि विपक्ष इस बार जो है कि मजबूत स्थिति में है, लेकिन बाकी लोगों के हाथ में है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें कौन सही है कौन गलत है। एक बार जो है 10 साल हो जाएंगे इनको राज करते हुए, अब जो चेंज लाना है वो बहुत जरूरी है इस बार। आप पंजाब से आए हैं, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो यही कहना है, सरकारें तो हमेशा आती जाती रही हैं, पर युवाओं की आवाज बहुत कम सरकार हैं जिन्होंने उठाई है। और जैसे हमारे वकील साहब ने कहा भी परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है, चाहे इंसान के जिंदगी में हो या फिर देश में हो, बदलाव आना बहुत जरूरी है। और देश के पूरे आवाम से यही विनती और निवेदन करूंगा भी अब की बार बदलाव की स्थिति जो है मजबूत दिखाई दे। एनडीए वर्सेस इंडिया, क्या है लोगों का मानना, किसमें है ज्यादा दम? देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का चाहे बिहार या बेंगलुरु में यूनाइटेड अपोजिशन की मीटिंगों में हिस्सा लेना हो, गालिबन जम्मू कश्मीर में इसको बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। क्योंकि यूनाइटेड अलायंस में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ पार्लियामेंट चुनाव में पहले यहाँ पर गठबंधन करेगी, तब जाके वो बिहार वासियों को और बेंगलोर में रहने वाले लोगों को अलायंस का भाषण दे सकते हैं। मेरे साथ कुछ लीडर मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं। पीर साहब अपनी बात रख रहे थे, तो पीर साहब, एक प्राइम मिनिस्टर एनडीए की मीटिंग इस वक्त चेयर कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला बेंगलुरु में यूनाइटेड अपोजिशन की मीटिंग कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं और किस दल से उम्मीद है आपको? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पूरा उम्मीद है उमर साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती जी बहुत ही कुछ करेंगे इस जम्मू कश्मीर के लिए, मुझे पूरा उम्मीद है। ये जम्मू कश्मीर को एक भिखारियों का जम्मू कश्मीर बनाया, हमारे लीडरों को भिखारी बनाया, मगर सबों को मिलकर काम करना है, भाजपा वालों को भिखारी बनाना है। तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो यूनाइटेड अलायंस का इस वक्त बीजेपी के खिलाफ में दो धुरी वाले लोग साथ में आ जाते हैं, क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? आशिक साहब, जब आप बीजेपी के साथ तकरीरें करने जाते हैं तो जिनकी इमेज डिफरेंट है कंट्रीज में, वो लीडर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, भाजपा के साथ जो मतलब अभी कश्मीर के लोगों के साथ जो वो धोखा दे रही है वो तो पता ही है, लेकिन अभी जो बेंगलोर में मीटिंग चल रही है अलायंस की, हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती जी और उमर अब्दुल्ला साहब, पूछ रहा हूँ कि जो लोग अपोजिशन में पहुंचकर वहाँ जिस तरह का ये माहौल बर्पा कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से उनके साथ मीटिंग नहीं करना चाहिए, भाजपा वालों के साथ मीटिंग नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारा 10 साल में जम्मू कश्मीर, जो आपके लीडर यहाँ से बेंगलोर गए हैं वो किन के साथ मीटिंग कर? उन सब ने तो 370 के विरोध में वोट दिया। मैं वही बोल रहा हूँ जनाब, मैं वही बोल रहा हूँ जिन्होंने 370 के विरोध में वोट दिया था, मेरे ख्याल से उन्होंने सरासर गलत किया है। ये मेरे साथ एमडी साहब मौजूद हैं, आप बताइएगा इस मीटिंग में दोनों तरफ से, एक तरफ पीडीपी मीटिंग कर रहा है, एक तरफ एनसी मिला हुआ है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, 24 का इलेक्शन है, किस तरह से ये लीडरशिप जो है इस वक्त मिल रही है? दोनों, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ या पीडीपी की बात कर रहा हूँ, वो अगर आपस में मिल जाएंगे ये हमारे कश्मीर के लिए बहुत फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि जो एनडीए का मसला है, बीजेपी का मसला है, बाकी चीज़ें वो अलग बात है, क्योंकि उनकी थ्रू हमारे जो 370 का मसला हो या 35 का मसला हुआ वो उन्होंने हमसे छीना,
ज़बरदस्ती छीना उस टाइम पे। आशिक साहब, ये जो मीटिंगें हैं इसके कश्मीर में क्या असरात होंगे, चाहे वो बेंगलुरु की हो चाहे वो अशोका होटल की हो? बहुत अच्छी मैसेज आएगी कश्मीर के लोगों के लिए, और कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी बात है कि आज बेंगलोर में सारी अपोजिशन बैठ के मीटिंग कर रही है। कश्मीर के मुद्दे इंशाल्लाह वो ज़रूर बात करेंगे, तो ये कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि घाटी में जो लोग हैं या आम युवा जो है, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जब कश्मीर की तस्वीर, जम्मू की, लद्दाख की तस्वीर बनी और बदलती हुई, इसके पहले कि जब बिहार में मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़रें थी, आज बेंगलुरु में है जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़रें हैं। यूनाइटेड अपोजिशन यानी इंडिया वर्सेस इंडिया के बीच में जिस तरह से आज 2 मीटिंगें चल रही है, कश्मीर और कश्मीर वासियों को भी इस मीटिंगों के नतीजों का इंतजार है। चाहे बीजेपी जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स के लिए 2024 की सियासी इनिंग किस तरह से आगे बढ़ेगी उस पर चर्चा है, चाहे जम्मू कश्मीर की राजनीति अब बिहार के बाद अब बेंगलुरु पहुंच गई, इसके नताइज हासिल करने का भी इंतजार जम्मू कश्मीर के वासियों को बाकी शहरों की तरह है। लेकिन आखिरी कमेंट शफी साहब से लूंगा। दोनों का शुक्रिया, सैयद तजम्मुल आपका भी शुक्रिया, थानेश्वर आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ में मेहमान लगातार बने, उनका रुख करते हुए गुलरेज शेख साहब लगातार बने हमारे साथ में, सैयद जवाद भी हैं, संजय राणा भी हैं और परविंदर सेठी साहब भी लगातार बने हुए हैं। सैयद जवाद, जो सवाल बना हुआ ये कि ये बात तो कांग्रेस मान चुकी है कि आप अकेले अपने दम पर मोदी का या एनडीए का सामना नहीं कर सकते। नहीं तो क्या मोदी जी अकेले जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं? या तो ये कर लीजिए, मोदी जी अकेले, भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़े तो 38 दल काहे के लिए आए हैं, और वो भी बड़े बड़े फूके हुए। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े तो कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी नहीं के तो मुकाबले में? कर्नाटक में हुआ ना। अरे वो मैं लोकसभा चुनाव की बात अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं 2024 की बात कर रही हूँ, उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। तो जरा बताइए, चलिए आप कह रहे नहीं, हैं उससे पहले अरे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए अभी उससे पहले अभी भी आप देखिएगा, उससे पहले एक सेमीफाइनल होना है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है ना। और इससे पहले भी हमने देखा था 2017 के अंदर हुआ था, और कौन जीता था और कौन हारा था। लेकिन हाँ, जीत कांग्रेस की हुई थी, सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली और वही हुई। और 2019 में नहीं देखिए, लोग सुनिए मैं कोई सुनिए, ज्यादा जादुई तोता जो लोग बन रहे हैं, जादुई तोता जो लोग बन रहे हैं, वो भारत की जनता को मूर्ख ना समझे। भारत की जनता मूर्ख नहीं है। भारत 50% मेरे सवाल का जवाब और वोट परसेंटेज की बात करते हैं जी भैया, सेमीफाइनल बहुत हुआ इसका सवाल का जवाब नहीं देना, आपको पास कर दूं मैं सवाल? नहीं, मैं हर सवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना जो पास हर सवाल का जवाब दूंगा भाई। जवाब तो आप फिर घुमा क्यों रहे हैं मुझे? नहीं, मैं घुमाने, आप जब पूछ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या तैयार है? आप मुझे नहीं, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और अब बोल दे रहा हूँ 2024 में टका के हारेगी भारतीय जनता पार्टी। सबके सामने आप, अरे आपके सामने कह रहा हूँ, क्यों आप सबके सामने कह रहे हैं कि भैया हम तो सब छोड़ देंगे? क्यों? किसने कहा छोड़ देंगे? खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। नहीं, और क्या कहें? और देखिए, आप और मैं तो नहीं कहेंगे। सुनिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए एक अलायंस हो रहा है, और एक अलायंस हो रहा है। संविधान कांग्रेस अकेले नहीं बचा सकती। नहीं, अकेले सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले लोग थे, उनमें से बहुत से लोग नहीं रहे उनके साथ। नहीं बचा सकती। कौन? कांग्रेस अकेले नहीं बचा सकती भारत का बिल्कुल संविधान। बचा रही, सबके साथ लेकर के चला जा रहा है। एक तरफ यूपीए का अलायंस है, एक तरफ एनडीए का अलायंस है। अलायंस वर्सेस अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ सकती। चलिए विजन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। वहां तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी है। क्या विजन है? नहीं, एक अकेला विजन सेठी साहब, विजन क्या? जल्दी से, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। नहीं, देखिए, आप विजन मैंने आपको बताया, जो ये बैठक हो रही है न्याय और अन्याय के खिलाफ हो रही है। जिस प्रकार इन्होंने रेल बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, माइन सी पोर्ट बेच दिए, और अभी मैं आपको ये आदमी बीच में बार वही चीज, दो शब्द याद करके आते हैं, दो शब्द याद करके आते हैं, संविधान खतरे में और वो खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। बोलो आपकी गति। 2024 के चुनाव से पहले हर पार्टी को अपना विजन क्लियर कर देना चाहिए कि जनता के लिए उनके पास में क्या विजन है।